हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल आप लोगों के। तो बच्चे लोगों, ऑडिट का पेपर आप लोगों ने दे दिया है और ऑडिट का पेपर जो इस बार का है वो उतना ज्यादा टफ नहीं है। एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए और स्टडी मैट हर बार की तरह इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से यूजफुल रहा है, यानी कि खूब सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वहीं से पूछे गए हैं। चलिए, तो हम लोग एक बहुत फटाफट से बच्चों छोटा सा इसका सॉल्यूशन जो है वो कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं आराम से सारे एग्जाम्स के बाद भी। और बहुत फटाफट आप लोगों से मैं इस पर बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें यहां से अपना, हाँ, करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो बहुत सिंपल इस बार के क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, पूरा पेपर मैंने इधर सॉल्व करके रख दिया है और काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात किया था उनमें से भी कवर है। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। यहीं से पता लग जाता है कि जी नहीं, ये रिकॉर्ड है की डिसीजंस का, बराबर। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी देखोगे तो वहां पे आपको सीधी सीधी स्टार्टिंग के अंदर ये दो लाइंस मिल जाएंगी जिससे पता लग जाएगा कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट वाली लाइंस यहां पे अपने को लिख देनी चाहिए थी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट इज अ सेपरेट ओपिनियन। जी नहीं, ये सेपरेट ओपिनियन नहीं होती है, बराबर, नॉट अ सेपरेट ओपिनियन का मैटर है, ये भी इनकरेक्ट के अंदर जाएगा। तीसरे में अगर बात करूं तो एमोटाइजेशन जो है वो हमेशा इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है और पीपीई के लिए डेप्रिसिएशन होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट जाएगा। करेक्ट सेंटेंस अपने को लिख देना चाहिए था, एज पर सेक्शन 142 कंपनीज एक्ट रेम्यूनरेशन के अंदर एडिशनल एनी फैसिलिटी जो अलग से प्रोवाइड हो रहा है वो उसका पेमेंट भी इंक्लूड होता है, बराबर। हाँ, अगर आप 142 सेक्शन देखेंगे तो उसकी लास्ट लाइन के अंदर अपने को ये लिखा हुआ जो है वो बिल्कुल नजर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो इट मींस ये भी हमारा एब्सोल्युटली जो है वो करेक्ट जाने वाला है। ये आंसर भी हमारा जा रहा है करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। एप्रोप्रिएटनेस, इतना इजी क्वेश्चन तो क्या हो सकता है इसमें। एप्रोप्रिएटनेस जो है हम लोग जानते हैं सफिशिएंसी, ठीक है, जो हमेशा बात करती है क्वांटिटी की, और एप्रोप्रिएटनेस जो है वो हमेशा क्वालिटी की बात करता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज इन ऑल स्टेज ऑफ एन ऑडिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑडिटर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो ऑल स्टेज पे यूज तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस ऑडिटर जो है नॉर्मली जो भी आप ऑडिट करेंगे उसमें सब जगह पे अपने को उसको यूज करना रहेगा। तो ये भी इनकरेक्ट जाएगा। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस ऑडिटर इसको यूज करेगा, तो इनकरेक्ट में जाने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड नॉट ऑन एप्रोप्रिएशन। ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो एब्सोल्यूट करेक्ट है। इफ अ कंपनी यूजेस इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम जैसे सैप या ओरेकल वगैरह है, तो ये कहते हैं लेस कॉम्प्लेक्स, नहीं, इससे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मैनुअल के कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट जाएगा। तो अगेन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इन चैप्टर्स वगैरह आपने पढ़ा है तो बहुत इजीली आप लोग ये कर सकते थे। चलिए, बहुत फटाफट से नेक्स्ट पे आऊं बच्चों। तो सेकंड का जो ए वाला क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कवर था। सैंपलिंग रिस्क के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया, बहुत छोटा सा बढ़िया पोर्शन अपना ऑडिट सैंपलिंग में से। लास्ट में आप देखिए तो सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क के प्रोविजन आपको दे रखे, वहीं से डायरेक्ट इसका आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो इन्होंने पूछ लिया है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ गामा लिमिटेड, और यहां पे ऑडिट रिस्क का मीनिंग पूछ लिया गया है सीधा सीधा से। तो बहुत आराम से आप लोग ऑडिट रिस्क का जो मीनिंग है वो दे सकते हैं कि क्या चीज होता है। अगर आप फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो लिख दें। उसके अलावा एक्सप्लेन हिम द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क विद एग्जांपल पूछ लिया, और कौन सी चीजें ऑडिट रिस्क में कवर नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट दे रखा है। जहां ऑडिट रिस्क का पोर्शन दे रखा है वहीं पे नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क के पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो बहुत आराम से चैप्टर 4 से हमारा ये आंसर कवर हो जाता है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर आए इसके, तो बच्चों सीधा मटेरियलिटी वाला चैप्टर, बेंचमार्किंग कैसे होती है और सीधा सीधा सा कौन सी वो चीजें हैं, क्लियर पूछ लिया आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो बेंचमार्किंग के ऊपर जो पोर्शन आपको दिया वो एज इट इज, लास्ट के जो एक दो पेजेस आपको बेंचमार्किंग के दे रखे वो एज इट इज इसमें लिखने दे, बहुत इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों को पुराना आरटीपी एमटीपी किया हो तो चैप्टर नंबर 6 से डेटा एनालिटिक्स फॉर आईटी सिस्टम में इसका यूज जो है वो हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने ये दिया है। नेक्स्ट पे बात करें तो जो ऐसे 505 पे सीधा क्वेश्चन है, ऑडिटर है और हाँ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, और बट ऑब्वियस है मैनेजमेंट ने मना कर दिया है, तो बट ऑब्वियस रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो 505 ऐसे का हमको यहाँ पे रेफरेंस दे देना चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएं। आरटीपी का क्वेश्चन है, जहां कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू और डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है क्रेडिटर्स को, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हमारी है, क्या ये सही है क्या। तो सेक्शन 53 कहता है कि भी आप नहीं कर सकते हो।
हाँ, अगर स्वेट इक्विटी शेयर है तो डिस्काउंट पे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम होती है तो उसमें आप इश्यू कर सकते हो। वो कंपनी लॉ भी आपने पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत आराम से आप लोग दे सकते थे। नेक्स्ट पे आऊं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने चैप्टर नंबर 9 से दे रखा है कि सेल ऑफ स्क्रैप अगर हो रही है तो उसकी ऑडिट कैसे करेंगे। उसके जो सिंपल पॉइंट्स आपको दे रखे वो अपने को लिखने चाहिए थे। नेक्स्ट में अगर बात करूं बच्चों, फिर से चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग जहां प्रोविजंस का ऑडिट स्टार्ट होता है वहीं पे फर्स्ट में आपको दे रखा है कि इनका एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं कि लिस्ट वगैरह सारा देख लेना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए, वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं है, वो कैसे होता है, वो एज इट इज पैरा यहां पे आ जाएगा। तो चैप्टर 9 से हमारा ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है जिसको सोचना पड़े यार ये किधर से आया होगा। अगले पे अगर मैं आऊं तो CAD has been appointed as an auditor of LMP। ऑडिट प्लान को डेवलप करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और नॉलेज में लाना पड़ेगा क्लाइंट का बिजनेस, बराबर। अब आपको पढ़ाते हुए भी मैंने कहा था कि ये दो जगह पे कवर होता है। चैप्टर नंबर 4 में रिस्क असेसमेंट के साथ भी कवर है कि आप कैसे बिजनेस अंडरस्टैंड करोगे, और उसी से मिलता जुलता पॉइंट मेनली पहले चैप्टर 2 के अंदर आ जाता है आपका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है तो रिलेवेंट ऐसे दिखाते हुए आपको आंसर यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि हाँ भाई आप कैसे अंडरस्टैंड एंड नॉलेज करोगे क्लाइंट के बिजनेस का। उसके कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं चैप्टर 2 में एज इट इज लिखना था। नेक्स्ट कारो वैसे ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। क्लॉज 9 के अंदर बोरिंग्स के बारे में आपको डिटेल दे रखी है, वो आपको एज इट इज यहाँ पे कारो के हिसाब से लिख देनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आऊं बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा मैंने इंक्लूड करके रखा है। उससे रिलेटेड जो प्रोविजन थे वो डायरेक्टली आप लोगों को लिख देने चाहिए थे। दो बड़े हिंट आपके पास है, रिलायबिलिटी दे दिया, एनालिटिकल प्रोसीजर दे दिया, तो समझ जाना चाहिए कि आंसर कहां से जाने वाला है। नेक्स्ट पे आए, चैप्टर 4 का फिर से क्वेश्चन है। रिस्क असेसमेंट के अंदर हमसे पूछा गया कि भाई रिस्क असेसमेंट के अंदर आप कैसे सिग्निफिकेंट जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे, और गाइडिंग फैक्टर्स कौन से होंगे। तो डायरेक्टली एक पॉइंट अपना दे रखा है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, तो वहां से गाइडिंग फैक्टर्स हमारे जो है 3 फैक्टर्स पूछे गए सिंपल ही, और 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो चैप्टर 4 से काफी क्वेश्चन चैप्टर 4 से है, तो वहां से हमारा आंसर सीधा सीधा सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं बच्चों, तो 5th का ए जो है वो डायरेक्टली गोइंग कंसेप्ट पे पूछ लिया गया है कि भाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैवी रिसेशन मार्केट में है, और आपका प्राइमरी जो ऑब्जर्वेशन है ऑडिट एविडेंसेस को लेकर के वो फील कर रहा है कि अनसर्टेनिटी है, तो डील कैसे करोगे। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिया गया है तो हम रिपोर्ट जो है वो अनमॉडिफाई करेंगे, लेकिन एम्फेसिस मैटर के अंदर हम इसको लिख देंगे। और अगर डिस्क्लोजर ही एडिक्वेट है तो बट ऑब्वियसली अपने को रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसे 570 का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से, बहुत इजीली आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आए बच्चे लोगों, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को एक पेमेंट दिख रहा है 75 लाख का, और उसमें पता लग रहा है क्रेडिट परचेज हुए 25 लाख की है, बोगस अमाउंट दिख रहा है। बच्चों फ्रॉड वाला कंसेप्ट हो गया। और आपसे पूछेगा डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट कैसी होगी, फ्रॉड रिपोर्टिंग ऐसे 240 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डाल रखा है। 1 करोड़ से कम का फ्रॉड अगर हमारा है तो पहले तो ऑडिटर बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, है ना। उसमें वो 3 चीजें बताएगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड क्या है, और पर्सन कौन से उसमें कंसर्न उसको लग रहे हैं। और वापस जो चीज बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी तो उसमें 4 चीजें आती है, 3 तो यही होंगी, और अगर एक्शन टेकर है तो एक्शन टेकन वाला पॉइंट भी आ जाएगा, वो अपने को एज इट इज यहाँ पे लिख देना चाहिए था। बढ़िया सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर डाल रखा था, और वैसा ही क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंटेड कैसे होता है ऑडिटर, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है। बहुत इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे अगर आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है तो, बराबर से। तो वहां से इसका आंसर सीधा सीधा सा स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट के अंदर दे रखा है। नाउ अभी आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ओपिनियन वाला पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, और मॉडिफिकेशन हम लोग जानते हैं कि परवेसिव है या परवेसिव नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर, कि हम रिपोर्ट को सिंपल मॉडिफाई करने वाले हैं या एडवर्स या डिस्क्लेमर के अंदर जाने वाले हैं। डिपेंड करेगा फैक्टर्स के ऊपर कि वेदर परवेसिव नॉट परवेसिव वाला जो पॉइंट है वो पूरा आपने को लिख देना चाहिए था। फिर बच्चों चैप्टर 4 के अंदर जब हम जाते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। चैप्टर 4 में भी हमारे एक इंक्वायरी का पॉइंट है, और उसमें दे रखा है अदर विद इन द एंटिटी का एक पॉइंट दे रखा है अलग से इसी हेडिंग के साथ के अंदर। वहां से अपने को अगेन 3 पॉइंट थे, 3 चीजें, 3 एग्जांपल्स वहां पे पूछे गए, तो वो अपने को लिख देने चाहिए थे, बराबर। तो स्टडी मैट अगेन रॉक्स करेगा भाई, स्टडी मैट जो है रॉक्स है बिल्कुल। वहां से क्वेश्चन जो है वो एज इट इज उतरे हैं, एज इट इज पॉइंट्स आपसे पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन पूछ लिया।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन ऑडिट कमेटी के बारे में आपको बताना है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं और इसके प्रोविजंस बताने हैं आपको। तो हम लोग जानते हैं लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो, इनका तो 12 करोड़ है, वैसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी। टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए, इनका 105 करोड़ का, वैसे कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो तो काम हो जाएगा। बोरोइंग्स भले इनकी 50 करोड़ से कम है, लेकिन फिर भी ऑडिट कमेटी बनाना है, वो पूरा प्रोविजन अपने को दे देना चाहिए था। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। एसकेएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन सिटी सिंस द प्रोजेक्ट इन ए लार्ज स्केल इन्वॉल्व हाई वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज फिजिकल ह्यूमन फिजिकल, ठीक है। और वो ये चाह रहे हैं कि भी आप ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दो बच्चों। गवर्नमेंट ऑडिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दे रखा है, गवर्नमेंट ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट वाला जो पोर्शन है उसमें से वो अपने को एज इट इज यहाँ पे लिख देना चाहिए था। नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट अपने को समझा रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट है क्या होती है, पूरा दे देना चाहिए था। बैंक ऑडिट से जो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का क्वेश्चन हर बार आ चुका था, बहुत बार पहले आ चुका था। प्रीवियस क्वेश्चन किसी ने भी 5, 6, 7 अटेम्प्ट के कर लिए हो पीछे के, तो वहां से बाहर कोई क्वेश्चन गया ही नहीं है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर पूछ लिया सीधा सीधा सा, तो मीनिंग ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और ये चीज डायरेक्टली आपको दे रखी है। व्हाट इज टू बी इंश्योर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ड्राइंग पावर, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो अपने को लिमिट्स दे रखी है वहां पे कि भाई हाँ एक सैंक्शन लिमिट होती है, उसके अंदर आप पावर ड्राइंग पावर निकाल सकते हो। तो वो एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो है वो लिखा जा सकता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचे लोगों, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप ऑडिटर अपॉइंट होते हैं और फोकस एरिया अटेंशन क्या होगा, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। अगर एक्सपेंडिचर का आपको करना हो, डायरेक्ट वाउचिंग का क्वेश्चन आ गया। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, किसी को किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, कैसा खर्च कर रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को अगर हेल्प कर रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, दूसरा जैसा भी वहाँ पे ओल्ड एज होम है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जैसा भी खर्चा कर रहा है, वो सबका आपको वेरिफिकेशन वाउचिंग देना था। उनकी एसेट है, हाँ एक्सपेंडिचर के लिए वाउचिंग आ जाएगा, वेरिफिकेशन हमारा एसेट वैसेट अगर कोई उससे परचेज किया है तो कैसे उसका करना है। तो डायरेक्ट पॉइंट आप लोगों को दे रखे हैं कि एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे वाउच करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना एक और क्वेश्चन था आखिरी वाला। तो बहुत बढ़िया पेपर कह सकता हूं मैं इसको, अच्छे पेपर्स में से है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। और इंटरनल कंट्रोल का रोल बहुत अच्छा रहा है इसके अंदर, हालांकि काफी अच्छे क्वेश्चंस आए, लेकिन उसके अलावा भी पेपर में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं जिनको इजीली आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है तो अच्छे से कर सकते हो। स्टडी मैट अगर पढ़ाए तो पक्का पक्का फिर तो कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए बच्चे लोगों, तो जल्दी आप लोगों से बहुत डिटेल सॉल्यूशन के साथ में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।